नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अनंतनाग में छिपे आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी। ड्रोन से रखी जा रही है नजर, शहीदों को नम आंखों से दी जा रही अंतिम विदाई। इंडिया गठबंधन ने 14 टीवी पत्रकारों का किया बहिष्कार, तो बीजेपी ने जमकर घेरा एनबीडीए। बोला, ये लोकतंत्र के खिलाफ पत्रकार भी पूछ रहे तीखे सवाल। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। जमानत पर अब 4 अक्टूबर को होगी सुनवाई। बीजेपी का बिहार में चुनावी शंखनाद। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर अमित शाह के दौरे को लेकर सियासत तेज। लालू, तेजस्वी, नीतीश की बड़ी टेंशन। सनातन के बाद अब रामचरितमानस पर विवाद। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पोटेशियम साइनाइड से की रामचरितमानस की तुलना। बीजेपी ने नीतीश कुमार की चुप्पी पर उठाए सवाल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ऑपरेशन अनंतनाग की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन आज भी जारी है। घने जंगल में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आतंकियों के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन में सुरक्षा कर्मियों ने ड्रोन की मदद से आतंकियों के ठिकानों की तलाश की और ग्रेनेड गिराए। आतंकियों को करारा जवाब दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एनकाउंटर के दौरान शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित की जा रही है। शहीदों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, राइफलमैन रवि कुमार पर पूरे देश को गर्व है। कब तक अनंतनाग में ऑपरेशन चलता रहेगा? देखिए, ऑपरेशन अभी भी जारी है और जो बताया जा रहा है आर्मी के प्रवक्ताओं के द्वारा कि किसी भी कीमत पे इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और खबर ये भी आ रही है कि यहीं पे ये मामला खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जिस हिसाब से तीन देश के सपूतों ने अपने जान को न्यौछावर किया है, उसका चुन चुन के बदला लिया जाएगा। घाटी में छिपे तमाम ये पाकिस्तानी दलालों को चुन चुन के उनको हंट किया जाएगा। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह की तस्वीरें आज टेलीविज़न पे आई, पूरा देश को गर्व है इस तरह के सपूतों के ऊपर जो देश की खातिर अपनी जान की आहुति देते हैं। और सबसे शर्मनाक पहलू उसका ये कि अभी एनकाउंटर चल रहा है और विपक्ष के नेता पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ जो है रिश्ते सुधारने का वक्त आ गया है, हम चूड़ियां पहन लें। ये पाकिस्तान के द्वारा ट्रेन किए गए ये आतंकी हमारे नौजवानों की जान लें और हम बातचीत करें। भारत की सरकार ने दो टूक जवाब दिया है कि ये गोलियां और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकती। पाकिस्तान खुद बहुत बड़ी मुसीबत में है और ऐसे में अगर वो इस तरह के घटिया, शर्मनाक, कायरतापूर्ण काम को अंजाम देता है तो उसको भारत की तरफ से कड़े जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। जी, अब अगली खबर में बात करते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने देश के 14 जाने माने टीवी एंकरों के शोज का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इंडिया की समन्वय समिति की हुई बैठक में चर्चा हुई कि कुछ न्यूज एंकर्स विपक्षी दलों की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनका बायकॉट किया जाए। पर विपक्ष अपने इस फैसले को लेकर बुरी तरह से घिर चुका है। बीजेपी ने भी विपक्षी गठबंधन के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है, तो वहीं एनबीडीए ने गठबंधन से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। क्या विपक्ष ने जो 14 एंकरों की लिस्ट जारी की है उसको जारी करके फंस गया है खुद? देखिए, फंसा नहीं है विपक्ष ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। डेमोक्रेसी में, खास करके चुनाव के समय, मीडिया नेताओं और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। आपने 14 बड़े बड़े एंकर जिनके शो काफी पॉपुलर है, करोड़ों लोग जिसको देखते हैं, आपने वहां जाने से मना कर दिया।
और कोऑर्डिनेशन कमेटी में तो ये तो फैसला आपने ले लिया, लेकिन आपके फैसले को इन 26 पार्टियों में से कोई मानेगा तब तो बात समझ में आए। कैसे कल चित्रा त्रिपाठी के कार्यक्रम में ये समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता पहुंच गया। अब आप देखिए, आप वो फैसला करते हो जिस पर खुद भी अमल नहीं कर पाते। और नंबर 2, इससे क्या फर्क पड़ता है, आप जाए ना जाए, प्रोग्राम तो बंद नहीं होगा। ये जरूर इस बात को दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी, ये INDIA किस तरीके से मीडिया को कंट्रोल करना चाहता है। ये प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं। राहुल गांधी विदेश में जाकर के कहते हैं कि मीडिया वहां पे बिल्कुल सोल्ड आउट है, उस पर कोई, भाई आप तो वही काम कर रहे हो। और कल ये जो हिट लिस्ट आपने निकाला है 14 लोगों के, ये फील्ड में रिपोर्टिंग करने जाएं और ये INDIA, ये डॉटेड अलायंस जो है, उसके कार्यकर्ता उन पर जानलेवा हमला करें, किसी को कुछ नुकसान हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राहुल गांधी लेंगे? ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, केजरीवाल, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? आप लोगों को उकसा रहे हो इन पत्रकारों के खिलाफ। ये कोई बैकआउट लिस्ट नहीं है, ये दरअसल ये हिट लिस्ट है कि उनकी जान के ऊपर खतरा आ गया है आज। जी, अगली खबर में बात मनीष सिसोदिया को लगे सुप्रीम कोर्ट से बड़े झटके की। दिल्ली शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल के चहेते मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं, तमाम तरह के बहाने भी बना रहे हैं। जमानत पर हाईकोर्ट से मिले झटके के बाद मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से राहत की भीख मांगी थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा झटका देते हुए जमानत याचिका पर सुनवाई करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई को 4 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है। तो मनीष सिसोदिया के साथ साथ केजरीवाल के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। राहत तो नहीं मिल रही है, कितना बड़ा झटका है ये? देखिए, मनीष सिसोदिया के वकील हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर अभिषेक मनु सिंघवी। उन्होंने आज अपनी बात को रखी। जज साहब ने कहा 4 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे, लेकिन इसके बाद बड़ा अनोखा काम हुआ। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये मीडिया के ऊपर थोड़ा गैग करना पड़ेगा। जब भी इस तरह के केसेस कोर्ट में आते हैं, मामला सब जुडिस होता है, लेकिन फिर भी अखबारों में लेख छपते हैं, टेलीविज़न पे लोग कमेंट्री करते हैं, केस की मेरिट के ऊपर डिस्कशन होता है, इस पे रोक लगानी चाहिए। हम पूरी लिस्ट लेकर के आए हैं कि किस तरीके से हमारे क्लाइंट को, मनीष सिसोदिया को बदनाम किया जा रहा है। जज साहब ने कहा कि आप उसकी चिंता मत करें, इस तरह का कोई ऑर्डर हम नहीं देने वाले, और ना ही हम लोगों के पास इतना वक्त है कि किस अखबार में क्या छप रहा है, कौन से टेलीविज़न में क्या दिखाया जा रहा है, कौन पत्रकार क्या कह रहा है, इसलिए उसका कोई असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता। मतलब जजमेंट के ऊपर उस तरह के लेखों का कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए आप जो मांग रहे हो, जो बातें कह रहे हो, वो आधारहीन है। मतलब आप देखिए, एक तरफ INDIA मीडिया एंकर्स उसको बायकॉट कर रही है, और कोर्ट के अंदर ये अपने आप को कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट में जाकर के ये कह रहे हैं कि ये जो शराब घोटाले करने वाले जो लोग हैं, उसके बारे में मीडिया को रिपोर्टिंग ना करे, सब कुछ चुप 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 करके हो जाए। तमाशा हो रहा है देश के अंदर पे। लोग तो यही कह रहे हैं दिल्ली की सड़कों पे मनीष सिसोदिया झांकी है, केजरीवाल अभी बाकी है। जी, अगली खबर में बात अमित शाह के बिहार दौरे की। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन का ना एजेंडा सेट है, ना ही अभी तक कोई रणनीति बन पाई है, पर दूसरी तरफ एनडीए पूरे दमखम के साथ मैदान में है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे में है। अमित शाह 16 सितंबर यानी कि कल झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में एक रैली को संबोधित करेंगे। रैली से पहले वो अररिया में ITBP के एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अमित शाह का 1 साल में ये 6ठा दौरा है, जो चुनाव को देखते हुए बेहद खास है। साथ ही अमित शाह के इस दौरे से G20 के डिनर में PM मोदी, नीतीश कुमार की आई तस्वीर के पीछे की कहानी भी क्लियर हो जाएगी। ये दौरा अमित शाह का कितना खास? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2024 के मद्देनजर बिहार में क्या होगा।
बिहार में जो एक्सपेरिमेंट हुआ, ये नीतीश कुमार जो पलट गए, साथ में लड़े भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के लालू यादव के साथ चले गए, तो यहीं से शुरुआत होती है उस फॉर्मूले की कि अगर तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को अलग रखा जा सकता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है, ये डॉटेड अलायंस का, उसकी पृष्ठभूमि बिहार में गढ़ी गई। कौन? ये लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर ये काम किया। अगर ये जो आपने बताया कि 6 बार हो चुका अमित शाह का दौरा, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन के खेल को परास्त कर सकती है बिहार के अंदर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्सपेरिमेंट जहां इसकी कहानी रची गई, वहां ही अगर ये गठबंधन का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली पूरे देश में भी फेल हो जाएगा। इसलिए अमित शाह लगातार बार बार वहां जा रहे हैं। और बिहार की स्थिति क्या है? अभी बिहार की स्थिति ये है कि जेडीयू टूट के कगार पे है। नीतीश कुमार परेशान है क्योंकि उनकी इमेज सबसे ज़्यादा हिट कर रही है। वो एक एंटी हिंदू लीडर बनकर के उभर रहे हैं। अभी मंत्रियों की तरफ से बयान दिया जाता है, अभी छुट्टियों के ऊपर नोटिस दे दिया जाता है कि हिंदू फेस्टिवल्स के ऊपर जो है छुट्टियां काट दो, मुस्लिम फेस्टिवल्स में जो है छुट्टियां बरकरार रखो। तो उससे क्या हो रहा है? कोई नहीं जानता कि यह शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कौन है, लेकिन नाम किसका बदनाम हो रहा है? नीतीश कुमार ने यह काम किया। तो नीतीश कुमार की स्थिति खराब है और भारतीय जनता पार्टी इसी जो वीकनेस को कि लीडरशिप पूरी तरीके से बिहार में डीलेजिटिमाइज हो चुका है, नीतीश कुमार पूरी तरीके से अनपॉपुलर हो चुके हैं, इसी को भिंजाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिन रात एक कर रही है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। देश की राजनीति में इस वक्त सनातन धर्म को लेकर पहले से ही सियासत गरमाई हुई है। सनातन पर जारी विवाद के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक ऐसा विवादित बयान दे डाला। चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद अब उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, ऐसे में जब तक ये रहेगा तब तक इसका विरोध होता रहेगा। तो वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस बयान पर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार लगातार सनातन का अपमान करवा रहे हैं। मंत्री को अगर इतनी ही समस्या है तो धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते? क्यों नीतीश कुमार ऐसे बयान पे चुप हैं? देखिए, ये जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, ये बहुत ही अनाप शनाप बकवास किए जा रहा है। कुछ दिन पहले कृष्णाष्टमी के एक समारोह में गया और वहाँ उसने मोहम्मद साहब की तुलना जो है वो उनको बता दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, क्यों इस तरह की चीज़ों को कहते हो? और बोलते बोलते क्या बोल गया वो, और पता नहीं प्रोफेसर ही है, क्या पढ़ाता होगा अपने स्टूडेंट्स को भगवान मालिक। ये कह रहा है कि जब शैतानियत बढ़ गई तो उस समय अल्लाह ने जो मध्य एशिया में किसे भेजा? मोहम्मद को भेज दिया। अच्छा, मक्का मध्य एशिया में है, बताइए। बिहार का ये प्रोफेसर है, मंत्री, शिक्षा मंत्री। मध्य एशिया और मिडिल ईस्ट में इसको फर्क नजर नहीं आता। मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज आते हैं। और जहां मोहम्मद साहब जन्मे वो मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया है, वो मध्य एशिया नहीं है, वो पश्चिम एशिया है। और ज्ञान ऐसे बगाड़ेंगे ये लोग कि जैसे महापरम ज्ञानी है। और मूर्खतापूर्ण वाली बात क्या कह रहा था ये शिक्षा मंत्री? इसका नाम तो शिक्षा मंत्री रख देना चाहिए। स्कूल की हालत खराब है, इनको भाषण देने से फुर्सत नहीं। ये कह रहे हैं कि भाई देखिए कि खाना बहुत सारा अगर आपको दिया जाता है उसमें एक चुटकी पोटासियम साइनाइड डाल दो तो खाओगे तो मर जाओगे। तो रामचरितमानस में जो है कुछ चीजें ऐसी जो पोटासियम साइनाइड की तरह है। फिर उसने एक दो दोहा के बारे में बताया जिसका उसको ज्ञान नहीं है, जिसका वो ज्ञान उसको एक टीचर रखना चाहिए। या कुछ दिन बनारस में जाकर के
जहां इसकी पढ़ाई होती है, जिसको बाकायदा एनालाइज करके समझाया जाता है, बताया जाता है, वहां जाकर के पढ़ाई करे। ये दरअसल ये लोग जो है कुछ मानसिकता के लोग हैं, किसी जमाने में ज्यादा ही वामपंथियों के चक्कर में रहा ये लोग, तो किसी पैम्पलेट को पढ़ के इन लोगों ने एक ओपिनियन बनाया है। जो ओपिनियन नहीं, उसको हम कहते हैं कि मूर्खतापूर्ण बातें करना। चंद्रशेखर नाम रख लिए, प्रोफेसर नाम आगे लगा लिया और शिक्षा मंत्री बन गए, तो जो बकवास आएगा हिंदू धर्म के खिलाफ, तुलसीदास के खिलाफ, रामचरितमानस के खिलाफ, भगवान राम के खिलाफ तुम बकवास करने लग जाओगे। बहुत ही शर्मनाक है। और मुख्यमंत्री इतना असहाय होंगे कि दिन रात ये तीसरी या चौथी बार हिंदुओं को गालियां दे रहा है ये, और हर बार अपनी सत्ता में टिके रहने के लिए कि कुर्सी टिकी रहे, नीतीश कुमार जो है इन्होंने चुप्पी साध रखी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, पर आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में इंडिया गठबंधन की ओर से 14 न्यूज एंकरों के बहिष्कार के फैसले पर फंसी कांग्रेस पार्टी पर चर्चा करेंगे। तो देखना ना भूले ब्लैक एंड व्हाइट, और साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।